नमस्कार और जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स पर वोट वॉर और मैं हूं दीपक चौरसिया। पश्चिम बंगाल की चुनावी फिजा बदलने लगी है। हिंदू बना मुसलमान, घुसपैठियों सहित एसआईआर का मुद्दा अब पीछे छूट गया है, क्योंकि मतदान से पहले एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने शनिवार को पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के कोलकाता के नागतला स्थित घर पर तलाशी अभियान किया। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने पूर्व मंत्री से पूछताछ भी की। वहीं पीएम मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चुनावी रैली में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सीधे ममता दीदी पर हमला किया और दो टूक कहा कि 15 साल के भ्रष्टाचार का हिसाब दीदी को देना होगा। बीजेपी की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार को लेकर श्वेत पत्र जारी होगा। पीएम मोदी ने वर्धमान की चुनावी रैली में बंगाल वासियों को भरोसा दिया, या यूं कहें कि गारंटी दी कि टीएमसी के सभी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे जाना होगा। वहीं टीएमसी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। दीदी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पर धमकी, निशाने पर दीदी। 15 साल का पूरा हिसाब होगा। बंगाल विजय का एक्शन प्लान तैयार। बीजेपी का ब्लूप्रिंट दीदी के लिए हिट। मैं देखा एक आदमी का कटा हुआ सर रास्ते में गिरा हुआ है, बिहार का। ये बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है। मैं बाद में इस विषय पर आता हूं। मोदी वर्सेस ममता, सबसे बड़ा वोट वॉर। तो सबसे बड़े वोट वॉर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दीदी के 15 साल का हिसाब होगा। चुनाव के अंदर ईडी की भी एंट्री हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। रघुवीर सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, संजय सरकार नेता है टीएमसी के, और आशुतोष चैटर्जी है प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव प्रचार की 2 तस्वीरें। तो ये 2 तस्वीरें हैं सामने, और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी यहां पर हुंकार भरते हुए सीधे 15 साल का पूरा हिसाब करने की बातें कहते हुए, और दूसरी तरफ यहां पर कटाक्ष करते हुए ममता बनर्जी, पलटवार करते हुए ममता बनर्जी। तो लगातार सिलसिला यहां पर दीपक सर जारी है। जिस तरीके और स्टार कैंपेनर 2 ही हैं यहां पर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो बंगाल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और उनको पता है वो सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर विधानसभा तक सभी जगह ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक हुनर से अपने विरोधियों को छकाया है। क्या इस बार चुनाव में वो जीत पाएंगी, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है, और ये एंटी इनकम्बेंसी क्या ममता बनर्जी को डिफेंसिव कर रही है, इसी पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की 294 सीट और तमिलनाडु की 234 सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर आक्रामक हो गई है, वहीं टीएमसी बचाव की मुद्रा में है। शनिवार को ईडी ने ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की, लिहाजा बीजेपी को ममता के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया जिसे वो भुनाने में जुट गई। वहीं तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख और सीएम एमके स्टालिन एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं। वहीं बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम पलानीस्वामी ने के निशाने पर हर रैली में कोई और नहीं, सीएम स्टालिन और कांग्रेस ही है। लगातार यहां पर भी इसी तरीके से युद्ध भूमि के तौर पर बनता जा रहा है, जिस तरीके से कटाक्ष यहां पर भी किए जा रहे हैं। शनिवार का दिन पश्चिम बंगाल के लिए काफी अहम रहा। एक तरफ सत्ताधारी दल टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में कूद चुकी है, तो दूसरी तरफ मतदान से पहले ईडी की एंट्री ने पूरे बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर दी है। शनिवार को यहां पर ईडी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के आवास पर फिर से छापेमारी की कार्रवाई में जुटी। इस घटना के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले का मामले में ये कार्रवाई की है। यह मामला लंबे समय से राज्य की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी द्वारा यह कार्रवाई करना राजनीतिक पहलू से भी काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि टीएमसी ने इस छापेमारी के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इलेक्शन आने से एजेंसी आएगा, ये होता है।
जैसा हम अपना ऑफिशियल गाड़ी छोड़ दिया इलेक्शन आने से, ये सब नियम है। इलेक्शन आने से आना होगा, चमकाएगा, तृणमूल को करेगा, अभी CIB बहुत सारा देगा, कभी हमको बैंड करेगा 2 दिन के लिए, ये सब होते रहेगा। ये पार्ट ऑफ गेम अभी बीजेपी बना दिया, इसको बहुत सीरियसली लेने का दरकार नहीं है। वहीं ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की फिजा ही बदल गई। बीजेपी आक्रामक अंदाज में टीएमसी के तथाकथित भ्रष्टाचार को लेकर सीधे सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने वर्धमान की चुनावी रैली में कहा कि टीएमसी के सभी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे जाना होगा। टीएमसी की निर्मम सरकार के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी होगा। बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी ताकि टीएमसी के हर गुंडे, हर सिंडिकेट, हर भ्रष्ट विधायक मंत्री, इन सभी का कानूनी रूप से पूरा हिसाब किया जा सके। पीएम मोदी की हुंकार पर फौरन ही टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पलटवार किया और कुछ यूं तंज कसा। যাদের বিরুদ্ধে আপনি বলছেন দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন, সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্তগুলো তো আপনার পাশে বসে আছে। কারোর বিরুদ্ধে 4টে 5টা 6টা করে ইডি সিবিআইয়ের মামলা। আপনি শ্বেতপত্র ছেড়ে দিন, যাদের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে প্রুফ রয়েছে আপনারা তাদেরকে নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নিয়ে, প্রেমা খান্ডুকে নিয়ে, যার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছে 1250 কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ রানে, এদেরকে নিয়ে আপনারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। এগুলো লোক হাসানো। भला पीएम मोदी कहां रुकने वाले थे? दीदी के लिए उनके तरकश में कई तीर थे जिन्हें एक एक करके उन्होंने छोड़ा। वर्धमान की रैली में दीदी पर सीधा प्रहार किया, जिसका जवाब भी अभिषेक बनर्जी ने दिया। मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को, भय को हटा करके भरोसे में बदलने की है। और ये गारंटी पूरी कैसे होगी, इसका पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है। कौन आपके साथ खड़ा रहा? तृणमूल रहा। तो भरोसा कौन दिलाया? तृणमूल। और भय कौन दिखाया? बीजेपी। और आप कह रहे हो भय नहीं, भरोसा। भय आपने दिखाया, भरोसा हमने दिलाया। और ये बात सही है, लोग भय नहीं भरोसा कोई चुनेंगे। और इसलिए चौथी बार तृणमूल जीतेगी और आप हमेशा के लिए बंगाल से बाहर जाओगे। 2, 4, 5, 7 जो बचे हुए हैं ना, चंद जो कुछ लोग बचे हुए हैं वो भी नहीं रहेंगे। इसी पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता रघुवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। संजय सरकार टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशुतोष चैटर्जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पार्थ चैटर्जी के घर रेड, चुनाव के ठीक बीच में आपके पूर्व शिक्षा मंत्री शिक्षक भर्ती घोटाले में रेड, उनके घर में जो नोट के बंडल मिले थे वो आज तक लोगों को याद है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को तो अब बीजेपी फोर फ्रंट में ले आई है टीएमसी के खिलाफ। देखिए, पूरा हिंदुस्तान और बंगाल में एक ही आवाज उठ रहा है। आवाज क्या उठ रहा है? आवाज ये उठ रहा है, बोल रहे अमित शाह नरेंद्र मोदी को 3 भाई, ईसी ईडी सीबीआई। आज पूरा देश में एक चीज बोल रहा है, अमित शाह लोग 5 भाई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इन लोगों को बोल रहे 5 भाई के मतलब ईसी ईडी सीबीआई। तो आज क्या होगा? ईसी ईडी सीबीआई कहाँ का? जब जहां जहां ऑपोजिशन का सरकार रहे तो वही जाएंगे। क्या हेमंत बिस्व शर्मा जैसे इतना भ्रष्ट नेता जिसको 52,000 करोड़ रुपया का संपत्ति बाहर में मिले, उसको वहां ईडी नहीं जाएंगे। इस कारण में नहीं जाएंगे तो सरकार में शामिल है ना, राफेल में नहीं जाएंगे। आपको मालूम है
10 लाख करोड़ रुपया लेके 10 लाख करोड़ रुपया लेके फरार हुए हैं। उसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी से लेके आपको जो दिखाई देंगे 34, मतलब जो 34 हिंदुस्तान से भागे, उसमें 33 गुजराती है, एक है सिर्फ विजय माल्या। और 10 लाख करोड़ रुपया जो है 2,500 व्यापारी के अंदर में ओएफ कर दिया है, उसमें भी काटमानी खा गया, पूरा बैंक को लूट चुका है। भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार, इससे बड़े भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। आप बताइए, आप बताइए, आज अमित शाह का एक बड़ा भाषण बहुत अच्छा लग रहा था, बोल रहा था घुसपैठी को, गरीब को खाना खाने नहीं देंगे। उसका मतलब घुसपैठी आपको समय घुस रहा है और हिंदुस्तान आपको समय बहुत आवाज हो रहा है। आवाज को थोड़ा कम कराइए ना, आवाज कम करो भाई, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है देखो। और आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है उनकी, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है ठीक से शशांक। थोड़ा तो सुनाई नहीं दे रहा था। आज अमित शाह को भाषण बहुत अच्छा लगा है, बोले घुसपैठी। दादा 1 मिनट के लिए आप रुकिए, मैं आपको रिकनेक्ट कराता हूं। तब उससे पहले मैं रघुवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास चलता हूं। रघुवीर सिंह जी, कैसा फोन रखा हुआ है आपने, उसको ठीक से थोड़ा रख लीजिए, आपका फ्रेम बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आपके कई नेता वो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं, पर आप तो वॉशिंग मशीन है ना। जो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में होता है तो वो भ्रष्टाचारी होता है, तब ईडी सीबीआई उसके ऊपर जाती है। आपकी पार्टी में आ जाता है तो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जिन पे लगा रहे हैं वो तो पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे ना। जब उन पे आरोप लगाने की जो ये घटनाएं बता रहे हैं, वो घटनाएं भी तो तब की हैं, साबित हुआ नहीं साबित हुआ वो कोर्ट के अधीन में हो रहा है, तब इन्होंने उन पे आरोप क्यों नहीं उठाए। जब आप आपके खिलाफ आकर करके वो हिम्मत के साथ आपके साथ खिलाफ आके बोल रहे हैं, आपकी गलतियों की जो आपने करप्शन किए उससे बगावत करके जो आपके सामने अब पब्लिक के सामने आपकी जो चेहरा है वो ला रहे हैं, तब जो है आप लोग को लग रहा है कि वॉशिंग मशीन है, ये सब शब्द आप का उपयोग आप लोग कर रहे हैं, तब आप लोग ने सवाल नहीं उठाए। और आज जो है जब वो बीजेपी में आकर खुल के अपनी बात कर रहे हैं, तब आप लोग उस पे आरोप लगा रहे हैं। आप भी तो भ्रष्टाचारियों को लेकर वॉशिंग मशीन से धो देते हैं सिंह साहब। अगर ये टीएमसी या कांग्रेस कहती है तो गलत क्या है इसमें? शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आप ही ने लगाए। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो उन्होंने अपनी बात रखी है। अब कोर्ट तय करेगा ना कौन भ्रष्टाचारी है और कौन भ्रष्टाचारी नहीं। पर आप लोग तो, चूंकि एजेंसीज आपके हाथ में है, तो आरोप ये लगता है आप लोग तो उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको ही बंद करा देते हैं। अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, बताइए। कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है। मुकुल राय जी जब हमारी पार्टी में आए थे तब भी उनको ईडी ने सम्मन किया था और उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ मिलकर के जांच एजेंसियों को साथ हेल्प की, तब भी देखा। जब बीजेपी में आए थे तब भी वो जांच में गए हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। हम जो है कोर्ट की बात मानते हैं। अरे पहले ईडी कार्रवाई करेगा, चार्जशीट करेगा, तब तो मामला कोर्ट के अंदर जाएगा, उससे पहले थोड़ी जाएगा। रघुवीर जी, आप तो जांच ही धीरे कर देते हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कहने से तो जांच होगी नहीं, जांच तो बहुत सारी हुई है। आज बताइए ना, पार्थो चैटर्जी के घर से करोड़ों रुपया निकल गया और ममता बनर्जी कहती है मुझे मालूम नहीं है पैसा कहां से आया। आज कोई छोटी सी घटना हो जाती है, वो बीजेपी पे आरोप लगाती है कि मुझे पता है इसके पीछे बीजेपी है। और उनके ही सेकंड इन कमान जो पार्टी के पार्थो चैटर्जी, उन्होंने इतने बड़े घोटाले किए, इतना पैसा उनके घर से बरामद हुआ, तो ममता बनर्जी कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम, जो किया पार्थो चैटर्जी ने किया। तो इनके बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है और जनता सब जानती है। तो मुझे ये बताइए, संजय सरकार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय जी, पार्था चैटर्जी के घर जो पैसा मिला था किसका था, पार्था का या तृणमूल कांग्रेस का? देखिए, मैं पहले भी आपको बोल चुका, इतना आवाज हो रहा है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप थोड़ा इसको ठीक कीजिए, मैंने कुछ भी सुनाई नहीं देता, बोल भी नहीं पा रहे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकनेक्ट करने के लिए बोलता हूं। देखो शशांक, कोई
तकनीकी दिक्कत है क्या? मैं सीधे आशुतोष चैटर्जी के पास चलता हूं। आशुतोष जी, ईडी की एंट्री हो गई है इस बार चुनाव में, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को ईडी की एंट्री पर? देखिए, बंगाल में तो ईडी भी निर्वाचन लड़ रहा है, ये साफ साफ आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। और बात है कि अभी जो आपने प्रश्न किया कि पैसा किसका है जी, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, इसका तो उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसा तो बरामद हुआ है और हम लोग खुद देखे हैं कि बड़ा बड़ा काउंटिंग मशीन भी गया था गिनने के लिए, वो भी फेल हो गया था, फिर दूसरा लॉट ले आना पड़ा। तो ये बंगाल ने देख चुका है। देखिए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा आगे चल जाते हैं, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, थोड़ा याद ताज़ा करते हैं। अच्छा, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, यहाँ पे जितने भी बैठे सबको मालूम है कि नारदा का जो स्टिंग ऑपरेशन, ये हम लोग कहाँ से देखे थे? बीजेपी का पार्टी ऑफिस से देखे थे, वो भी खास कलकत्ता में। अभी देखिए, जिन्होंने दिखाया था ये ऑपरेशन कैसे क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, जो डेमोन्स्ट्रेटर था वो अभी तृणमूल का वाइस प्रेसिडेंट है, और जिसके ऊपर में आरोप था और केस भी लगा, जो पूरा साफ साफ दिखाई देता है, वो अभी बीजेपी का सबसे बड़ा नेता है। तो ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। ये बंगाल में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ये बंगाल का जनता को पता लग गया है कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई का जांच हो, चाहे वो यहाँ का जांच हो, जांच के जगह रहता है, वो राजनीति का एक पर्दा हो जाता है, जो जैसे उसको लेता है और निर्वाचन का आगे में इसको सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि बंगाल में जस्टिस नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा कहानी है। चाहे आप शुरू करिए शारदा नारदा स्कैम से लेकर, शारदा को पहले कौन केस किया था? शारदा के ऊपर में कांग्रेस पार्टी ने केस किया था। तो इतना जो हम लोग ने प्रयास किया कि जब पब्लिक को जस्टिस मिले, 100 आदमी से ज्यादा देहांत हो गया था। जितना भी चीट फंड का केस अभी तक है, आप हमको एक बताइए, किसी का कोई फाइनल जजमेंट आया? किसी ने इसके ऊपर में फाइनली जेल में गया? सब टूरिस्ट है, जेल भी एक टूरिस्ट खाना बन गया है, और एसएसकेएम पीजी हॉस्पिटल आप जानते हैं, वो भी एक टूरिज्म का जाएगा है। जितना आरोपी है वो जाता है घूमने 6 महीना 8 महीने के लिए, फिर आ जाता है, जूस फूस पी के दवाई ववाई लेके ठीक होके आ जाता है। ये उनका रिलैक्सेशन का जगह बन गया है। क्राइम अगर रिलैक्सेशन का जगह बन जाता है बंगाल में, ये जनता के लिए बहुत हानिकारक है। जो कांग्रेस पार्टी सोचता है कि अगर कोई क्राइम हो, चाहे वो अभया का कांड हो, चाहे वो कोई चीट फंड का कांड हो, चाहे कोई दूसरा कांड हो, जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा एजेंसियां आ रहे हैं, जांच हो रहा है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है? और कोर्ट ने भी बहुत बार ईडी सीबीआई को थप्पड़ मारे हैं। क्यों आपका जांच नहीं जाता है? आप अगर एक नाम सुने होंगे, एक फेमस नाम बंगाल में है, उसका नाम है कालीघाटेर काकू। ये जो कालीघाटेर काकू था, इनका गला का जो आवाज जो मैचिंग होने के लिए उन्होंने टेस्ट वगैरह जितना भी करे थे, 7 से 8 महीना गुजर गया कालीघाट का काकू का एक गला का सड़ लेने के लिए। तो ये जो हाल हकीकत है, कहीं ना कहीं सब हंसते हैं। ये हकीकत हो गया कि यहाँ पे क्राइम आप कर सकते हैं, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, ये बचाने वाला काम करता है। और जो डिजाइन सामने रखते हैं कि बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सुबह शाम रात तक रेड चलता है, और रेड ही चलता है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ईडी जब रेड किया तो फॉल्स पुलिस ऑफिसर को लेके भी रेड हुआ था, एपी न्यूज में आया था। तो ये रेड का नाम का जो राजनीति है, रेड राजनीति जिसको हम लोग कहते हैं, ये रेड राजनीति बंद होना चाहिए, और असल जो कल्प्रिट है इनको जेल का अंदर में रहना चाहिए, जो असल कल्प्रिट को जेल के अंदर रहना चाहिए। आशुतोष जी यही रुकिए, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद मैं फिर आपके पास लौटूंगा। लंबा वक्त लिया, होपफुली संजय सरकार जो है अब उनका कनेक्शन ठीक होगा, उनके पास भी चलेंगे। तो वोट वॉर में हम बात कर रहे हैं टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस से। मेरे साथ बीजेपी से रघुवीर सिंह जुड़े हुए हैं, टीएमसी से संजय सरकार जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से आशुतोष चैटर्जी जुड़े हुए हैं। संजय दादा, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। आ रही है। मेरा सीधा सवाल है, उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के प्रवक्ता और रघुवीर सिंह दोनों ने, उनका कहना है कि पार्थ चैटर्जी के घर में जो पैसे मिले थे शिक्षक घोटाले में, वो बीजेपी के टीएमसी के थे या पार्थ चैटर्जी के? देखिए, जो भी पैसा कुछ भी ले हैं, टीएमसी से कोई मतलब नहीं ना, दीदी से मतलब। आपको भी दीदी के बारे में मालूम है, वो 80 रुपया का चप्पल, 300 का साड़ी,
एक बंगाल का सैन्य नारी अमित शाह मोदी को पड़ा है भारी, आपको भी मालूम है शायद। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हम चाहते हैं अगर गलत है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसको फांसी तक सुला देते, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, देश में बहुत दुर्भाग्य के बात है, क्या दुर्भाग्य के बात है, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता है। चाहे नेशनल हेराल्ड मामला में सोनिया प्रियंका, चाहे जमीन घोटाला में रॉबर्ट वड्रा, चाहे भूपेश बाघेल, चाहे अशोक गहलोत, सबको बुलाते हैं। बुलाने के बाद में क्या हो जाता है, कौन से जमाई और जमात खाना बन जाता है, ये आप लोग को आज तक मालूम नहीं पड़ा है। कैसे कैसे आ गया, कैसे कैसे क्या हो जा रहा है। ऐसे मतलब जब भ्रष्टाचार का मामला होता है होने के बाद में कहाँ जाने थारो मारो 10-10, 15-15 साल कोई सौदाबाजी होता है, क्या होता है, नहीं होता। ये जनता देखते, दुर्भाग्य है। हम आशुतोष को बाद में सहमत हूं, ये देश में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको टोटल फांसी तक पहुंचा नहीं पाता है। होना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल आप मोदी जी को पूछिए, अमित शाह जी को पूछना आपको चाहिए। जो गलत करता है उसको साथ हम लोग खड़े नहीं हैं। तो हम बंगाल को जनता को देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए हैं। अगर मेरे नेत्री देने के लिए आते थे, उसको बैंक में 15 लाख नहीं 1500 करोड़ होते थे। क्यों? आपको मालूम है 1000 करोड़ को ऊपर में चंद्रबाबू नायडू का संपत्ति है, मुख्यमंत्री कंटिन्यू। अगर एक बार 10 साल बनने के बाद में दोबारा नहीं बना, 5 साल बने थे, तो मेरे मुख्यमंत्री के अकाउंट में इतना पैसा तो नहीं है क्या? रह गया बंगाल के बारे में। आज अमित शाह जी बहुत बड़े बड़े संकल्प बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं जो बहुत सारे फाइल ओपन हो जाए। हम चाहते हैं मणिपुर फाइल ओपन हो जाए, एक्सटीन फाइल ओपन हो जाए, मनसी सोनी फाइल ओपन हो जाए, सुब्रमण्यम स्वामी जो बोले हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो फाइल भी ओपन हो जाना चाहिए। आज क्या बोल रहा है दिलीप घोष, क्या बोल रहा है, जो 90 लाख वोट को जो काटा गया है वो राष्ट्रद्रोही है। और भारतीय जनता पार्टी को एक नेता का बेटा जो दिल्ली में चला गया, संसद में, सदन में, क्यों एसआईआर में नाम काटा गया, उसको पूछने के लिए क्यों 8 तारीख को दिन में भगत सिंह भी दिल्ली में, मतलब उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किया था, 8 अप्रैल को दिन में वो लोग पहुंच गया, हंगामा करने के पहुंचे, क्यों है ऐसा हुआ, पूछिए, जवाब दीजिए। आज पूछता जिसको भारतीय जनता पार्टी को परिवार को नाम चढ़ाएगा वो भी राष्ट्रद्रोही। मतलब मेरे जो घर पड़ता है ना, मेरे घर से असम साटे हुए हैं, तो मैं एक बच्चा को पूछा, बाबू असम में क्या होने वाला है, तो मेरे को बोला अंकल ईवीएम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगा तो कांग्रेस आएंगे, सीजर होगा तो बीजेपी आ जाएगा। हम मतलब समझ नहीं पाए, तो मेरे को मतलब फिर समझा दिए हैं, अगर ईवीएम छेड़छाड़ हो जाएंगे तो बीजेपी आ जाएंगे, अगर मतलब सीजर हो जाएंगे तो बीजेपी आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे तो कांग्रेस आएंगे, ये बोले। आज तो देश की स्थिति है इससे। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को बंगला का संस्कृत संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है। रानी रासमुनी के बताते हैं रोसमानी, और एक बोलते हैं रसमोती, रानी रसमोती को बोलते हैं। आज बंगाल के संस्कृत संस्कार के बारे पहले जानकारी करके आइए ना, अच्छा लगेंगे। आप बोल रहे कौन सी जगह है जहां पर आप भ्रष्टाचार नहीं है? 10 लाख करोड़ रुपया लेकर 34 आदमी पलायन किया देश से, 33 आदमी गुजराती है, विजय माल्या है जो साउथ इंडियन ये आपको कर्नाटक का रहना, और 10 लाख करोड़ रुपया जो है वो है जिसमें अमित शाह को बेटा जैन इंफ्रा करके जो कंपनी है 1073 करोड़ रुपए उसको भी वो है, जो 2500 कंपनी में 10 लाख रुपया वो है। एक भी काटमानी किसको घर में गया? नेपाल को काटमानी किसको घर में गया? आज मोदी बंगाल में सफर करने के लिए आता, कहां ऐसे करके सुनने से क्या बोलते हैं इंसान मालूम है आज की तारीख में? दीपक जी, मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सुने हैं, क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते, देखिए ये पर्सनल मामला है, मेरे नेत्री बोला इसके मामले में बात करना नहीं है, वो जो भी है बाद में देखा जाएंगे। तो इसको तो नेचर ठीक नहीं, क्यों हम लोग देखेंगे? आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी बंगाल में जितना बार आएंगे मेरे लिए तो बोलने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और खेला तो खेला के ऊपर में हो गया, डबल खेला हो गया। 90 लाख आदमी को नाम काटा गया, 75% हिंदू है, 23% मुस्लिम है, 2% दूसरे संप्रदाय है, वो क्रिश्चियन है, बौद्धिस्ट है, दूसरे संप्रदाय के आदमी लोग में पड़ता है। खेला के ऊपर खेला तो हो गया दीपक। खेला तो जवाब ना मैं 225 का नीचे रहेंगे ना 255 को ऊपर में रहेंगे। हम आज आपको हकीकत बताते रह जाते। चलिए ठीक है, आप कितने भी दावे कर रहे हैं, लेकिन संजय सरकार जी, आप बड़े बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, आरोप लगाते कभी बहुत व्यक्तिगत भी हो जाते हैं। तो क्या ये टीएमसी की रणनीति है, ये मैं पूछूंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में मतदाताओं से अपील की है कि वो बंगाल में दीदी की सत्ता को उखाड़ फेंके और बीजेपी की सरकार बनाएं। वहीं अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है, क्या कुछ कहा है सुनिए और समझिए। सरकार बना दीजिए
मैं वादा कर कर जाता हूं, पूरे बंगाल से हम ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे। पंखा लेना है, सिंडिकेट बीच में आती है। ईंटा लेना है, सिंडिकेट बीच में आता है। बालू लेना है, सिंडिकेट आना है। सिंडिकेट बंगाल की जनता का खून चूसने का ममता और भतीजे का शासन बना हुआ है। उनको अगर लगता है तो मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर मान लो इसके बाद भी अगर आप और बुरी तरह हारते हो तो आप क्या करोगे। तो या तो दो चीज होना चाहिए, या तो भाई बंगाल का जो पैसा है आप रोक के रखे हो उसको छोड़ो। आपने बहुत ईगो दिखा दिया। बंगाल का जितना भी जनता आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, या तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इससे इनकम्पिटेंट होम मिनिस्टर तो देश में नहीं हो सकता। तो बीजेपी हर हाल में पिंकी कमल खिलाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। और सिंडिकेट राज आप समझती है सिंडिकेट होता क्या है? मैं आपको समझाता हूँ सिंडिकेट होता क्या है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर आम आदमी जो कुछ भी करता है उसको टीएमसी को उसके कमीशन भी देना पड़ता है। जैसे अगर आप घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए आपने ईंटें खरीदी तो ईंटा किससे खरीदेंगे, ईंटे की कीमत क्या होगी, बाकी सब क्या होगा, ये भी टीएमसी के लोकल लोग वहां पे तय करते हैं। तो टीएमसी ने पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आरोप है कि एक सिंडिकेट बना रखा है जो आम जनता से हर चीज के अंदर कमीशन लेता है, हर चीज के अंदर। और ये सिस्टम जो है इसी को कट बनी, इसी को कहते हैं कि कोई सरकारी योजना है उसमें 100 रुपए आपके पास आए तो आपने 50 रुपए उस बंदे से रखवा लिए, 50 उसको दे दिए, तो 50 चले गए टीएमसी के उस कार्यकर्ता की जेब में जो वहां पर सिंडिकेट चलाता है। कुशल पांडे प्रवक्ता बीजेपी के नए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सरकार नेता है टीएमसी के, और आशुतोष चटर्जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। संजय सरकार जी, सिंडिकेट राज तो पश्चिम बंगाल में सुनने को मिलता है, और टीएमसी का जो आदमी है वो ईटा में भी कमीशन खाता है, सीमेंट में भी खाता है, रेता में भी खाता है, बालू में भी खाता है। क्यों करते हैं भाई ऐसा? आम जनता को क्यों परेशान करता है टीएमसी का एक आर्डर? आप आके एक मकान बनाइए, तो किसी को मकान पूरा दिया है। अगर आपको यहाँ कुछ होता है मैं आपको सच दावा करूं। अच्छा, आज देश चलाते 4 गुजराती सिंडिकेट मिलके देश चलाते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, 4 सिंडिकेट देश चलाते हैं। और अरे दादा चिल्लाइए मत, आवाज कटने लगती है, धीरे बोलिए, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। सुनिए ना नहीं, सुनिए ना, आप धीरज रखिए। हम मेरे कुछ नहीं होता है। $2 बिलियन के जरूरत था, और अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई के चेयरमैन थे, चेयरमैन। जमा नहीं हुआ, अदानी जमा नहीं के 1 लाख हो गया है, 1 पैसा जमा नहीं हुआ। देश के कोने कोने कभी हॉर्स ट्रेडिंग, कभी चुनाव आयोग, कभी इसको उसको देकर खर्चा करके देश में जनता को बीच में बन के रहने चाहता है। ये सिंडिकेट नहीं है, ये सिंडिकेट नहीं है। आज अमित शाह को बेटा का बिजनेस का काबिल नहीं है। जैन इंफ्रा 1000 करोड़ रुपया की निर्मला सीतारामन खुद राज्यसभा में लोग हो रहे हैं। 2,500 व्यापारी में वन ऑफ द बिजनेस इंफ्रा कंपनी। हम गलत बोल रहे, मेरे खिलाफ केस कीजिए। अब निर्मला सीतारामन को ये करके हम आपको कोर्ट में साबित कर देंगे। आज हम आपको बता रहे हैं, आज अमित शाह बोला बंगाल में घुसपैठी है, बोले घुसपैठी आके गरीब का चावल करके। अरे भाई महाराज, बॉर्डर आपका है, बीएसएफ आपके हैं, आपके मेरा नहीं है। उसको मॉनिटरिंग करता है भी, वो भी आपका दफ्तर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। एनआईए आपके दफ्तर के अंदर में पड़ता है। रॉ रिसर्च एनालिसिस डूइंग, सुपर मॉनिटरिंग जो करता है अंडर पीओमओ के अंदर में रहता है। सब क्या करते हैं? बांग पी के सोया रहता है। कभी आरडीएस पुलवामा में घुस जाता है, कभी आतंकवादी आकर पहलगांव में ढी सैनिकों को मारता है, कभी नदियों को मारता है, कभी किसको विधवा करता है, सिंदूर नाटक करके सरेंडर होकर घर में आकर वापस हो जाता है। बड़े बात मत दीजिए।
मत दीजिए, बंगाल में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक महीना को हराने के लिए पूरा मुख्यमंत्री से हजार नेता बंगाल में आके पड़े हुए हैं। एक दुर्गा को हराने के लिए 1000 मई से दूर यह दुर्गा पूजा हो रहा है। एक दुर्गा माता को हराने के लिए हजारों असुर आ रहा है। लगता है महालय को दिन में सुबह टीवी में चैनल दिखाता है, आपको तो उसको मालूम होगा। दुर्गा लड़ रहे असुरों को साथ में, एक दुर्गा लड़ रहे असुरों को साथ में। ठीक है, बंगाल देख रहे, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये दुर्गा और असुरों की लड़ाई है। आप कह रहे हैं दुर्गा और असुरों की लड़ाई है। संजय जी, बीजेपी से भी पूछ लेते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुशल पांडे जी हमारे साथ हैं। कुशल जी, संजय सरकार कह रहे हैं कि ये दुर्गा और असुरों की लड़ाई है। ममता बनर्जी को दुर्गा बता रहे हैं और आप लोगों को असुर, और कह रहे हैं कि जो गुजरातियों का सिंडिकेट राज है, कम से कम वैसा राज तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। देखिए, मैं माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए बोलूंगा कि माँ दुर्गा के लफ्जों से मैंने कभी कलमा पढ़ते हुए नहीं सुना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मुंह से मैं कलमा पढ़ते हुए सुना हूँ। दुर्गा पूजा के पंडाल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री मंच पर बैठ करके कलमा पढ़ती हैं। अगर ये उनको दुर्गा का नाम देते हैं तो ये हमको लगता नहीं कि संजय सरकार जी हिंदू हैं। कलमा पढ़ने वाले को अगर हम हिंदू कहेंगे तो संजय सरकार जी को भी हम मोहम्मद संजय अवतार कहेंगे। कि अगर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को दुर्गा का नाम दे दिया और दुर्गा जी बैठ करके दुर्गा पूजा के पंडाल में कलमा पढ़ रही है मंच के उद्घाटन पर, सर माना चाहिए संजय जी को कि ममता जी को माँ दुर्गा का रूप करे। इन्हीं की सांसद है ना मोहिया मित्रों, जो कहती थी कि माँ काली दुर्गा दारू पीती है, सिगरेट पीती है। इन्हीं के लिए सांसद है। सैनिकों तो शंकर भगवान के लिंग पर कुंडम पहनाई हुई थी। सर माना चाहिए संजय सरकार जी को। इन्हीं के ना मंत्री हेमचंद मिश्रा जो प्रभु श्री राम को मुस्लिम बताए थे। ये लोग हिंदू विरोधी है। 2011 से बंगाल में सरकार बनी है, तब से लेकर के आज तक सिर्फ हिंदुओं का पतन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में, ये भारत का पश्चिम बंगाल का एक ऐसा जिला मुर्शिदाबाद जहाँ से हिंदू पलायन कर रहे साहब, जहाँ हिंदू अपना घर परिवार छोड़ करके रूम बंद करके चले जा रहे हैं, जहाँ एक समुदाय के लोग कब्जा कर ले रहे हैं। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को लेकर के चल रही है। वो जब ईद की नमाज पढ़ने जाती है तो वहां कहती है कि हम अपने हाथों को, मेरे हाथों से रुके हुए लोग, नहीं तो एक समुदाय के लोग हिंदू समुदाय को खा जाएंगे, मार डालेंगे। ये मुख्यमंत्री का बयान है। संजय जी, आपने कितना विरोध किया। आप गुजरात चले जा रहे हैं, गुजरात के लोग को तो ला करके आप सांसद बनाए हैं। यीशु पठान कहाँ का है? आपके गुजरात का ही तो है। अभी 2 दिन पहले गुजरात के एक गाड़ी पर तृणमूल कांग्रेस का बैनर पोस्टर लग करके प्रचार हो रहा था। आप एक तरफ गुजरात का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ गुजरात से लोगों को लाकर के एमपी बना रहे हैं, दूसरी तरफ गुजरात का गाड़ी यूज कर रहे हैं। अरे कितना बंगाल की जनता के बेवकूफ बनाएंगे आप? अब बंगाल की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। बंगाल की जनता एक कुशासन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, हिंदू विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। 23 तारीख को पहला वो चुनाव होगा, पहला चरण का। दूसरा चरण का चुनाव 29 तारीख को। 4 तारीख को जब गिनती शुरू होगा, आप देखिएगा ममता बनर्जी खुद से बंगाल छोड़ करके चली जाएंगी। विदाई उनका तय है। ठीक है कुशल पांडे जी, आपने बड़ी बात कही। संजय सरकार जी, अब आप पर आरोप यह है कि आप हिंदू विरोधी हैं। ममता बनर्जी ने लगातार हिंदू विरोधी काम किए हैं और उनका सवाल यह है, ये दुर्गा माँ कैसी हैं जो कलमा पढ़ती हैं? बनाने के लिए 2008 का 13 अक्टूबर के दिन में 184 मंदिर भांगा गया था। कोई औरंगजेब नहीं भांगा, बाबर भी नहीं तोड़ा है। काशी विश्वनाथ बनाने हजारों शिवलिंग तोड़ा गया था। तो कौन मुख्यमंत्री है? योगी आदित्यनाथ और दूसरे नरेंद्र मोदी। ताज होटल हल्लाबाई मंदिर तोड़ा गया है। दिल्ली के मतलब आपको देखे हैं, जो आरएसएस का दफ्तर के सामने जो मंदिर था 14 साल पुराना, उसको पार्किंग करने के लिए बिहार का समस्तीपुर में भगवान महादेव का मंदिर और भोलेनाथ का मंदिर और पवन बजरंग बोली का मंदिर और बजरंग बोली और भोलेनाथ को बेड़ी लगा के खींचते लेके गया। तो ये कहाँ? ये नरुद्दीन मोदी है ना? इसको नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे, इसको नरुद्दीन मोदी कहेंगे। भाई साहब, आप मुसाफ हिंदू नहीं है, कुशल पांडे नहीं है, कुतुबुद्दीन पांडे है आप महाराज। अब कुतुबुद्दीन पांडे है,
अब समझिए बात को। आप कुतुबुद्दीन पांडे हैं, आप हिंदू नहीं है। ये बोलिए तो मेरे घर में। पर संजय सरकार जी, एक मिनट, एक के ऊपर एक मत बोलिए। संजय सरकार जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। संजय सरकार जी, पर दीदी ने कलमा क्यों पढ़ा था ये बता दीजिए। कुशल जी रुक जाइए, कुशल जी रुक जाइए। दीदी ने कलमा क्यों पढ़ा था ये बताइए। कहीं कलमा नहीं पढ़ा है। मोदी जी भी बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम पठान का बेटा, नरेंद्र मोदी नहीं बोलता। वो तो मतलब हिंदू का बेटा नहीं है। कभी बोलते बुद्धिस्ट को साथ में उसका बहुत बड़ा संपर्क है, कोई बोलते सिख को साथ में मेरा बहुत अच्छा, मैं इजराइल फादरलैंड और मैं इंडिया मदरलैंड ऐसे बोलते रहता है। ये कहाँ के हैं? ये हिंदू है, फिर ये हिंदू है, पारसी है, क्रिश्चियन है ना, ये ईसाई है। ये पहले तय करें नरेंद्र मोदी को हम पठान का बेटा है। ये तो जाकर बोलता है, हम तो बोलता बंगाल तो भाईचारे का सारे हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर रह सकते हैं। बिहार का 80 लाख आदमी यहाँ पर काम करता है। यूपी का 50 से 60 लाख आदमी यहाँ पर रहते हैं। 1 करोड़ 30 लाख आदमी सिर्फ यूपी बिहार के यहाँ बात करते हैं। यहाँ सरकार रोजी रोजगार करके बिहार में भेजता है, उसका परिवार चलता है। बंगाल आज हिंदुस्तान है, देश का मॉडल भी है। आज बंगाल प्रूव कर दिया। लेकिन बताइए तो देश के दूसरे ऐसा कोई स्थान है जहां पर 1 करोड़ 30 लाख यूपी बिहार वाले को जहां पर बैठा कर रखे हैं। आप जाइए बंगाल का कुल्टी से लेके पुरुलिया का रघुनाथपुर से सिलीगुड़ी के 12 भी से जहां मेरा घर पड़ता है, अलीपुरद्वार अंतिम बॉर्डर, वहां पर भी आज बिहारी भाई लोग मेहनत के यहाँ पर करके चाय बगान के मेहनत करके खाके 2 पैसा कुछ गुजार के उसको परिवार चलाते हैं। और बिहार डबल इंजन सरकार रोजी रोटी नहीं दे पाता है। अब नालंदा में देखे एक आदमी को मुंडी काट के रास्ता में फेंक दिया गया। ये सुशासन, इसको सुशासन करते हैं। ठीक है, अब देखे बिहार में जवाब ले लेते हैं कुशल पांडे से। आपने बड़े आरोप लगा दिए। कुशल पांडे, आपके ऊपर आरोप ये है कि आपने विकास के नाम पर बहुत मंदिर तोड़े हैं। आप कैसे हिंदू नेता, आपकी पार्टी कैसे हिंदूवादी पार्टी? वो काशी विश्वनाथ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कई सारे और एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, ये एक्चुअली क्या है ना कि ये कभी काशी विश्वनाथ मंदिर गए नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं मालूम है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जब कॉरिडोर बन रहा था, वहाँ जो छोटे छोटे मंदिर थे, जब सुंदरीकरण बना था तो उन मंदिरों का जो मूर्ति थी, वो मूर्ति वहां पर एक जगह बना करके सभी को रखा गया है। कॉरिडोर बनाया गया पूरा, आपने देखा होगा 2000। आप जब कह रहे थे नरेंद्र मोदी को समय दिया गया है, शायद अरुण मोदी को समय ने अपना मंदिर पूरा नहीं किया है। संजय जी एक के ऊपर एक नहीं, संजय जी एक के ऊपर एक नहीं। अरे आप चिल्लाएंगे, जोर से बोलेंगे, आप जूम पर जुड़े हुए कट जाएंगे। संजय सरकार जी रुकिए, कुशल जी आराम से बोलिए, जूम पर आवाज नहीं आती है अगर चिल्लाएंगे तो। संजय जी, कुशल जी ने आराम से आपको सुना था, आप उन्हें सुनने दीजिए। संजय जी सुनने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, अपनी बात बाद में पूरी कीजिएगा। उन्हें भी सुनने का मौका दीजिए। कुशल जी बात पूरी कीजिए। देखिए, हमारा जब काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बन रहा था तो वहाँ छोटे छोटे, ये साल में कितने बार जाते हैं मुझे नहीं मालूम, मेरा हर महीना मैं काशी विश्वनाथ जाता हूँ दर्शन करने के लिए। जो छोटे छोटे मंदिर थे वहां का मूर्ति निकाल करके दूसरी जगह मंदिरों में रखी गई है। जब कॉरिडोर बन रही थी तो एक सुंदरीकरण करने के लिए कुछ न कुछ तोड़ना पड़ता है। आप देखिए 2014 से पहले मेरा जन्म है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, मेरा काशी क्षेत्र पड़ता है, लेकिन मेरी चौथी पीढ़ी पश्चिम बंगाल में है। मेरे दादाजी, पिताजी, हम और हमारे बच्चे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2014 से पहले जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाते थे तो एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ रहता था रोड के ऊपर में कि अंदर गली के बाएं तरफ में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। लेकिन आज वही बनारस है जहां कल को लोग बनारस में रहना नहीं चाहते थे, आज वही बनारस में जगह नहीं मिल रहा है, दुकानें नहीं मिल रही है, इतना सारा व्यापार वहां पर आ चुका है। आज जो कॉरिडोर बनने की वजह से, महाकाल में कॉरिडोर बना, हमारे मिर्जापुर के विंध्याचल में कॉरिडोर बना, सुंदरीकरण हुआ मंदिर का। अगर हम सुंदरीकरण करने के लिए मंदिर तोड़वा करके दूसरी जगह शिफ्ट करवा सकते हैं, वही आज भी वही डीडीयू के मेन टाउन यहाँ पर स्टेशन पर एक मजार है जिसको
कोई तोड़ने नहीं दिया सुंदरीकरण के कारण। हिंदू सुंदरीकरण करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए अपने मंदिर को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान कभी नहीं कर सकते। संजय जी जो कह रहे हैं, इनके राज में कितना मंदिर तोड़ा गया जबरदस्ती, मुर्शिदाबाद में लोग पलायन की, कहाँ से ये हिंदू पलायन किए मुर्शिदाबाद से, कलिया चाट में, मालदा में मुसलमानों ने घरों को लूट लिया, कहाँ से? इन्हीं के नेता थे शेख शाहजहां, जो हिंदू लड़कियों को ले जाते थे, रात भर रखते थे, वापस कर देते थे। कहाँ थे ये कहाँ थे? आज वो शेख शाहजहां ले गया है, निंगराहाट में टुकटुकी मंडल को ले गया था शेख शाहजहां, रात को ले जाता था, सुबह छोड़ाता था। ऐसे कई सारे हिंदू परिवार थे, कहा इन्हीं का नेता है शेख शाहजहां जेल के अंदर में। तो ये तृणमूल कांग्रेस गुंडे, मवाली और घोटालेबाजों को अपने शरण में रखे हैं, गुंडों को पाल करके रखे हैं, एक समुदाय को अपने पास में लेकर रखे हैं, समुदाय को लेकर के दूसरे समुदाय को लड़ा करके अपना वोट बनना चाहता है। लेकिन हम सबका साथ सबका विकास हो सकते विश्वास की बात करते हैं। ठीक है कुशल, आपने कहा, आपने बताया कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ के मंदिर को नए कॉरिडोर के तरह सजाया गया है और जितने भी पुराने मंदिर थे वहां पर उनकी मूर्तियों को अन्य जगह जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे थे। संजय सरकार जी नाराज मत होया करिए सर, आपके नाराज होते हैं आपकी आवाज कट जाती है, नाराज हो जाते हैं आप बड़े जल्दी। अब मैं चलूंगा कांग्रेस और बीजेपी के पास, क्योंकि हम बात करेंगे तमिलनाडु की, और तमिलनाडु में डीएमके के नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पिंकी आज बड़ा अनाउंसमेंट किया है, बताइए क्या है? बिल्कुल, तमिलनाडु के रण में अब विकास बनाम विनाश की जंग शुरू हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विल्लुपुरम की धरती से चुनावी हुंकार भरी है। द्रविड़ मॉडल 2.0 का विजन रखते हुए स्टालिन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। एनडीए पर सीधा हमला बोलते हुए एनडीए को विकास विरोधी गठबंधन बताया है। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त एक ही गूंज है, द्रविड़ मॉडल 2.0। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चुनाव से ठीक पहले अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। विल्लुपुरम की रैली से उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके पास दो अचूक हथियार हैं। पहला सामाजिक न्याय की विरासत और दूसरा कल्याणकारी योजनाओं का अंबार। फिर चाहे वो महिलाओं के लिए 8,000 रुपए की शॉपिंग कूपन वाली गृहिणी योजना हो या फिर करुणानिधि के दौर की मुफ्त गैस चूल्हा योजना की याद दिलाना। स्टालिन सीधे जनता की रसोई और उनकी जेब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, एक तरफ बीजेपी यहां पर अन्नाद्रमुक गठबंधन है जो कि नीट, बिजली बिल और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। मुफ्त रेफ्रिजरेटर और सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए की नगद सहायता देने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टालिन का ये लोक लुभावना मॉडल भी चुनावी चर्चा में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष स्टालिन की इस फ्रीबीज और सोशल जस्टिस वाली पिच की कार्ड कैसे ढूंढता है। क्या एआईएडीएमके का सीधा कैश वाला दांव चलेगा या फिर स्टालिन का उदय सूर्य एक बार फिर से तमिलनाडु की सत्ता पर चमकेगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुशल पांडे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता आशुतोष चैटर्जी हैं। भाई फ्रीबीज वर्सेस फ्रीबीज, कुशल पांडे आप तो कहा करते थे हम चुनावी रेवड़ियां नहीं बांटते, पर पश्चिम बंगाल में महिलाओं को 3,000 रुपए देना हो, बेरोजगारों को 3,000 रुपए देना हो, एआईएडीएमके का सीधा कैश ट्रांसफर वाली योजना है, ये भी तो वही रेवड़ियां हैं जिसका आप विरोध किया करते थे एक जमाने में। देखिए, हमारी जो यहाँ की पत्र निकली है उसमें जो 3,000 रुपया महिलाओं को देने की बात की गई है, 3,000 रुपया देने के साथ साथ हम बंगाल की बहन बेटियों को सुरक्षा भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री 1,500 रुपया दे तो रही, लेकिन हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर बहन के साथ में बलात्कार करके, गैंगरेप करके हत्या कर दिया जा रहा है, लेकिन आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। लव छात्रा के साथ बलात्कार किया जाता है, लव छात्रा के साथ बलात्कार किया जाता है। अपराधी पकड़े जाते हैं, कौन थे अपराधी? तृणमूल कांग्रेस के छात्र नेता। 55 साल की महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, कौन था? तृणमूल कांग्रेस के मंत्री का खास आदमी। यहाँ आप डेली न्यूज़पेपर खोलेंगे तो किसी न किसी जिले में महिला के साथ में अत्याचार, धर्षण का न्यूज मिलेगा। आप 1,500 या 3,000 रुपया देते ना। अगर अमित शाह जी ने हमारे पत्र में जारी किया 3,000 रुपया, तो 3,000 के साथ साथ हम महिलाओं और बहनों को सुरक्षा भी देंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं और हमारी बहनों के ऊपर में आंख उठा करके देखने घर पे बुलडोजर चल जाता है, ठीक उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी अगर हमारी बहनों के ऊपर में कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसके घर पर सबसे पहले बुलडोजर चलेगा। ये आश्वास, ये
हमारे देश के सबसे गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि हमारी बहनें यहाँ पर सुरक्षित। इनकी तो खुद मुख्यमंत्री ये कहती है कि रात को 10 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले। शर्म आनी चाहिए कि जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री है वो प्रेस करके कहती है कि मैं अपनी बहन बेटियों से निवेदन करती हूँ कि रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर न निकले, और ये सरकार चलाने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए साहब, जो कि ये शब्द मुख्यमंत्री का है। आप पूछिए इनसे कि मुख्यमंत्री ने ये बात कहा था कि नहीं कहा था कि 10 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर न निकले। हम महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, इनकी तरफ 1500 रुपया भिक्षा में नहीं देना चाहते कि लाइन लगा करके भिक्षा देंगे। आशुतोष चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस के हाईकमान ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस को अकेला क्यों छोड़ दिया है? ये कौन आपको बता रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं है। अकेला हम लोग कहाँ है? हम लोग 294 असेंबली सेगमेंट में लड़ाई कर रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लड़ाई कर रहे हैं, पूरा टॉप लीडरशिप यहाँ पे है। देखिए, हमारा तो कहना का मतलब यही है कि ये जो हम सुन रहे थे आपका डिबेट, बंगाल को इतना बदनाम कर रहे हैं दो पार्टी, ये तो धरती है ठाकुर श्री रामकृष्ण का जतोमत ततोमत पथ। ये जो जतोमत ततोपथेर बांग्ला जिसको हम कहते हैं, इसमें तो इतना मंदिर मस्जिद क्यों इधर पे ला रहे? आप देखिए, एक सीधा सा चीज है, 26,000 जब नौकरी चोरी किया, वहां पे हिंदू का नौकरी भी चोरी किया, मुसलमान का नौकरी भी चोरी हुआ है। तो इसमें सीबीआईडी क्या जांच की आपको भी पता है, जो बीजेपी देखता है, और बंगाल का प्रशासन टीएमसी देखता है, क्या जांच हुआ? कोई तो जांच नहीं, सबका तो नौकरी चला गया। ये तो आप डिस्कस नहीं करते। और ये जो हमारा भाई साहब है वॉशिंग मशीन डिपार्टमेंट का, अभी देखिए वॉशिंग मशीन डिपार्टमेंट में सर्फ एक्सेल का काम कौन कर रहा है ये हमको मालूम नहीं है, मगर सर्फ एक्सेल तो कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो ये भी ढूंढना पड़ेगा, जनता को मालूम है क्या करना होगा इस वोट में। और देखिए, इतना जो अन्नपूर्णा भंडार, फिर जितना भी बात हो रहा है, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि कुलदीप संगार को जिसने माला पहना है वो क्या महिला का सुरक्षा देगा? ये तो खुद का सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार और महंगाई, ये दोनों जो एक साथ कंपटीशन लड़ रहे हैं, इसके विरोध में ही तो बंगाल का जनता लड़ रहा है, कांग्रेस के साथ है। इसीलिए कांग्रेस अपना जो रास्ता है वो खुद से तैयार कर रहे हैं। 20 साल बाद कांग्रेस ने अकेला लड़ने का जो रणनीति लिया है, ये दिल्ली लीडरशिप से लेकर बंगाल का लीडरशिप सब मिल के हम लोग लिए हैं, और हम लोग पब्लिक के पास पहुंच रहे हैं, ना कि इनका जो ब्लैक मनी है और इनका जो सिंडिकेट है, ये तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है पब्लिक का सपोर्ट है, हम लोग पहुंच रहे हैं। और सुनिए, बंगाल के लिए अगर कोई कुछ किया है तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को याद करना चाहिए, सबको याद करना चाहिए। ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जो मॉडल है वो हम लोग लेके जा रहे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो में भी है, पीपल्स मैनिफेस्टो। और ये एक मैनिफेस्टो तो निकला बीजेपी का फेक मैनिफेस्टो। आप ये क्यों भूल जाते हैं? पिछली बार आप जीरो थे और अभी भी आपका कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसके आधार पर आप मॉडल देने लगे पश्चिम बंगाल को। मैं मानता हूं पश्चिम बंगाल में सालों कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अब ममता बनर्जी आपके वोट बैंक को लेकर उड़ चुकी हैं, और अब मेरे ख्याल से आपको 2-3% के आसपास वोट मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है आपको खुद को रीडिस्कवर करना पड़ेगा अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अपनी टैट बढ़ानी है तो। आशुतोष जी आपका, कुशल पांडे जी आपका, संजय सरकार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वोट वॉर में आज के लिए इतना ही, लेकिन लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।